1965 की बात है। ऑल इंडिया रेडियो पर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने एक ऐसी घोषणा की जिसने दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों को चौंका दिया। भाभा ने कहा, अगर मुझे छूट मिले तो मैं 18 महीने में भारत के लिए एटम बम बनाकर दिखा सकता हूं। इस इंटरव्यू के 3 महीने बाद 24 जनवरी 1966 को एयर इंडिया के बोइंग 707 विमान ने मुंबई से लंदन के लिए उड़ान भरी, लेकिन यह पहुंच नहीं सका। यूरोप के आल्प्स माउंटेन रेंज में यह विमान क्रैश हो गया। हादसे में 117 लोगों की जान गई। इनमें भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भी थे। आज उनकी 56वीं बरसी पर जानेंगे कि भारत के लिए कितने अहम थे होमी भाभा, कैसे हुआ उनका प्लेन हादसा और क्या इसके पीछे अमेरिकी खुफिया एजेंसी की साजिश थी। भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक थे होमी भाभा। होमी भाभा 1909 में एक अमीर पारसी परिवार में पैदा हुए। 1927 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसके बाद एटॉमिक फिजिक्स में काम शुरू कर दिया। 1939 में वो इंग्लैंड छोड़कर भारत लौट आए। उनका भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से करीबी रिश्ता था। नेहरू को बस 2 लोग भाई कहते थे। एक थे जयप्रकाश नारायण और दूसरे होमी भाभा। होमी भाभा ने अपने सभी पत्रों में नेहरू को माय डियर भाई कहकर संबोधित किया है। इंदिरा गांधी ने संसद में दिए अपने एक भाषण में इस बात का जिक्र किया है कि नेहरू को भाभा अक्सर देर रात में फोन करते थे और नेहरू हमेशा उनसे बात करने के लिए समय निकालते थे। होमी भाभा ने भारत के परमाणु कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की। देश के आजादी के तुरंत बाद साल 1948 में उन्होंने परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की और इसी साल नेहरू ने उन्हें परमाणु कार्यक्रमों का निदेशक बना दिया। 1955 में उन्होंने परमाणु कार्यक्रमों पर आधारित यूनाइटेड नेशन की उस सभा की अध्यक्षता की जिसमें 73 देशों के 1428 प्रतिनिधि मौजूद थे। 1961 में चीन भारत युद्ध हुआ और भारत की हार के बाद परमाणु हथियारों को लेकर होमी भाभा ने सार्वजनिक रूप से काम तेज कर दिया। सरकार ने भी सपोर्ट किया और परमाणु रिएक्टरों से उत्पन्न बिजली को तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961-1966 में शामिल कर लिया। 1963 में राजस्थान में भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने के अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इन समझौतों में कई कठोर नियम थे जिससे यह सुनिश्चित किया गया कि इनका प्रयोग युद्ध और सेना के अन्य कार्यक्रमों में नहीं किया जाएगा। होमी भाभा जल्द ही भारत को अमेरिका, सोवियत यूनियन, चीन की लीग में खड़ा कर देते, लेकिन 24 जनवरी की मनहूस तारीख को प्लेन क्रैश में भाभा का निधन हो गया। 24 जनवरी 1966 दुर्घटना वाले दिन क्या हुआ? एयर इंडिया की कंचनजंगा नाम की फ्लाइट मुंबई से 11 क्रू और 106 पैसेंजर्स को लेकर सुबह 8:02 बजे लंदन के लिए उड़ी। ये फ्लाइट अपने तीसरे स्टॉपेज जेनेवा में उतरने वाली थी। मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से बेरूत और बेरूत से जेनेवा होते हुए लंदन जाने वाली ये फ्लाइट उतरने से ठीक पहले इटली और फ्रांस के सीमा पर स्थित मोंट ब्लांक की बर्फीली पहाड़ियों से टकरा गई। रेस्क्यू टीम पहुंची तो विमान का नामो निशान मिट चुका था। पता चला कि प्लेन का मलबा ग्लेशियर में धंस चुका है। वहां सिर्फ कुछ डेली यूज के सामान और चिट्ठियां वगैरह मिली। न ब्लैक बॉक्स मिला, न ही पूरी तरह से मलबे का पता लग सका। मौसम खराब था तो फ्रांस के अधिकारियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया। सितंबर 1966 में जांच फिर से शुरू की गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। फ्रांस सरकार ने रिपोर्ट बनाई कि बेरूत से उड़ते वक्त ही विमान के एक उपकरण में खराबी थी। जांच के दौरान जेनेवा कंट्रोल रूम को बताया गया कि लैंडिंग के वक्त जिस उपकरण की मदद से वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी रेंज व जमीन की दूरी नापी जाती है, वो खराब था। कंट्रोल रूम को पायलट ने अपनी ऊंचाई 19,000 फीट बताई थी, यानी मोंट ब्लांक पहाड़ी से 3,000 फीट की ऊंचाई पर। कंट्रोल रूम ने रडार की हेल्प से पायलट को विमान का पोजीशन क्लियर किया और उसे उतरने के लिए कहा। जांच अधिकारियों ने कहा कि यहां पायलट ने एक गलती कर दी थी। उसे लगा कि उसने ग्लेशियर की सबसे ऊंची पहाड़ी मोंट ब्लांक क्रॉस कर ली है, जबकि ऐसा नहीं था और लैंडिंग के वक्त आल्प्स की पहाड़ियों में विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस थ्योरी पर भरोसा कम था, लेकिन चूंकि सरकारी निष्कर्ष यही था तो इसे माना जाता रहा। फ्रांसीसी तर्क को भारत सरकार द्वारा भी स्वीकार कर लिया गया। फिर मीडिया वाले नई बात ले आए। इस थ्योरी को सबसे पहले नकारा फ्रांस की सरकारी न्यूज एजेंसी ओआरटीएफ के एडिटर फिलिपे रेयाल ने। उन्होंने ग्लेशियर वाले दुर्घटना स्थल पर अपने कैमरामैन और रिपोर्टर्स भेजे। इसके बाद 1843 नाम की मैगजीन में एक रिपोर्ट छपी। रिपोर्ट में कहा गया कि फिलिपे को वहां 2 सबूत मिले हैं। वहां एक प्लेन का टुकड़ा मिला जिस पर जून 1960 लिखा था, जबकि एयर इंडिया की जो प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुई था वो 1961 में बना था।
इसके अलावा प्लेन के सामने के हिस्से का पीले रंग का टुकड़ा भी मिला जो एयर इंडिया के प्लेन का नहीं था। इसके बाद फिलिपे की टीम ने मोंट ब्लांक पर जाकर और तहकीकात करने का फैसला किया, लेकिन फ्रांस सरकार के एक मंत्री ने न्यूज एजेंसी ओआरटीएफ की टीम को वापस बुला लिया। मामला लगभग शांत हो ही रहा था और टीम वापस लौट ही रही थी कि टीम के एक मेंबर ने अपना पक्ष सबके सामने रख दिया। उसने कहा कि एयर इंडिया की फ्लाइट पहाड़ी से नहीं टकराई थी, बल्कि एक दूसरे विमान से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। इस थ्योरी को बल तब मिल गया जब टीम के लौटते ही उनकी खोज में मिली चीजों को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। हादसे के 42 साल बाद अमेरिका की खुफिया एजेंसी किया की साजिश का दावा। साल 2008 में किया के एजेंट रॉबर्ट क्रॉली और अमेरिकी पत्रकार ग्रेगरी डगलस के बीच कथित बातचीत पर एक किताब प्रकाशित हुई। कन्वर्सेशन विद द क्रो नाम की इस किताब के मुताबिक भारत जैसे देश के परमाणु हथियार बनाने का ऐलान करने के बाद अमेरिका परेशान था। साल 1945 से ही अमेरिका परमाणु हथियार से लैस इकलौता देश बना हुआ था। 1964 में सोवियत संघ और चीन दोनों ने परमाणु परीक्षण किया और फिर साल 1965 में होमी भाभा ने ऑल इंडिया रेडियो को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत 18 महीने के अंदर परमाणु हथियार बना लेगा। इस इंटरव्यू के 3 महीने बाद ही प्लेन क्रैश में होमी भाभा की जान चली गई। इससे पहले लाल बहादुर शास्त्री ने चीन भारत युद्ध के बाद की स्थिति से निपटते हुए परमाणु हथियार के एक्सपेरिमेंट को और तेज करने की स्वीकृति प्रदान कर दी थी। इस किताब में शास्त्री जी की मृत्यु के लिए भी किया को ही जिम्मेदार बताया गया है। किया एजेंट ने होमी भाभा का जिक्र करते हुए कहा, तुम मेरी बात मानो, वो होमी भाभा बहुत खतरनाक था। हमारे लिए और अधिक परेशानी खड़ी करने के लिए वियना जा रहा था और उसके बोइंग 707 के कार्गो होल्ड में बम फट गया। फिर 2017 में एक शख्स ने नई थ्योरी दी। डैनियल रॉश फ्रांस के पुराने बिजनेसमैन और स्पोर्ट्समैन थे। उन्हें विमान हादसों में बहुत इंटरेस्ट रहता था। उन्हें जब इस विमान हादसे के बारे में मालूम चला तो उन्होंने खोज शुरू की। साल 2017 में उन्हें आल्प्स की पहाड़ियों पर एक विमान के अवशेष मिले। इसके बाद बारी बारी से उन्हें सीट बेल्ट, कॉकपिट का हिस्सा, एक फ्लेयर पिस्टल, कागजातों से भरा बैक कैमरा वगैरह मिला। साल 2018 में उन्हें फ्लाइट 101 का जेट इंजन मिला। उसके बाद उन्होंने भी किसी दूसरे विमान से टक्कर की थ्योरी पर जोर दिया। कहा, अगर एयर इंडिया की फ्लाइट पहाड़ी से टकराकर गिरी होती तो बहुत तेज आग लगती और विस्फोट होता, क्योंकि प्लेन में 41,000 टन फ्यूल था। मेरे हिसाब से एयर इंडिया के प्लेन की टक्कर इटली के किसी विमान से हो गई थी। चूंकि ऊंचाई ज्यादा थी, ऑक्सीजन कम था तो आग नहीं लगी। होमी भाभा के बारे में रॉश ने कहा, विमान हादसा उनकी मौत के लिए कोई साजिश थी या नहीं इसका अंदाजा नहीं है, लेकिन चूंकि वो भारत को पहला परमाणु हथियार देने वाले थे, इसलिए भारत सरकार चाहे तो मैं वहां से प्राप्त भारतीय यात्रियों के दस्तावेज उन्हें दे सकता हूं। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सबूतों के आधार पर दुनिया को सच बताऊं। रॉश ने फ्रांस के अधिकारियों पर आरोप भी लगाया कि उन्हें रोकने की बार बार कोशिश की गई। रॉश ने दूसरे प्लेन का नाम भी बता दिया, F-104G स्टार फाइटर जेट। रॉश का कहना है, 1960 के आसपास इटली वाले फ्रांस की सेना की जासूसी के लिए स्टार फाइटर प्लेन की मदद लेते थे। इसमें फ्रांस की नज़र से बचने के लिए ट्रांसपॉन्डर हटा देते थे। ट्रांसपॉन्डर की मदद से एक विमान दूसरे को रेडियो सिग्नल भेजते हैं, जिससे पायलट एयर ट्रैफिक या दूसरे विमान की स्थिति का अंदाजा लगाता है। रैश की थ्योरी के मुताबिक स्टार फाइटर जेट में ट्रांसपॉन्डर नहीं था, जिसके चलते वो एयर इंडिया के कंचनजंगा से भिड़ गया। रैश कहते हैं कि चूंकि ये मामला सेना से जुड़ा हुआ था, इसलिए इसे वहीं दबा दिया गया।